ठीक है, अब मैं आपके सामने एक फाइनल इसको कंक्लूजन लेने जा रहा हूँ, कुछ की पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए। ठीक है जी, इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिएगा, आपके दिमाग में तमाम चीज़ों को सब। अगर आपको याद हो तो रिवोल्यूशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है I16 प्रॉपर्टी नॉट इक्विपमेंट के अंदर। ये सॉल्व करता है। और रिवोल्यूशन मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है हम किस पे अप्लाई करेंगे, पूरी क्लास पर, होल क्लास पर। और अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई एक एसेट की भी कैरिंग अमाउंट मटेरियल डिफरेंट होगी तो हम पूरी क्लास को रीवैल्यू करेंगे, ना कि उस पार्टिकुलर एसेट को। यस, और हम पूरी इंटायर क्लास को रीवैल्यू करेंगे, लेकिन रीवैल्यूशन हम हर इंडिविजुअल एसेट की करेंगे। यानी अगर किसी एसेट के अंदर अगर रिवैल्यूशन लॉस आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट हम लेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लेकिन उसी क्लास में मौजूद अगर किसी दूसरे एसेट के ऊपर रिवैल्यूशन गेन आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट थ्रू ओसीए जाएगा। ऐसा नहीं कि हम तमाम एसेट्स को नेट करके नेट इम्पैक्ट ले लें प्रॉफिट लॉस में या ओसीआई में, ऐसा नहीं होगा। रीवैल्यूशन तम पूरी क्लास की होगी, लेकिन हर एसेट की रिवैल्यूशन सेपरेटली परफॉर्म की जाएगी ताकि उनके पार्टिकुलर इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस या ओसीआई में जा सके। पॉइंट नंबर 1, याद है ये बात है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जो कि इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जो रिवैल्यूशन सरप्लस क्रिएट हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवैल्यू करने से, वो रियलाइज दो तरीकों से होगा। एक तरीका क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, कि जितनी एक्सेस डेप्शन आ रही है रिवैल्यू होने की वजह से उतने अमाउंट से हम सरप्लस को डेबिट करते हैं और रिटेन अर्निंग क्रेडिट करते हैं। ये जो ट्रांसफर होता है ये ओसीआई के थ्रू नहीं होता, बल्कि ये इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर होता है। एक इक्विटी कम हो जाएगी, दूसरी इक्विटी बढ़ जाएगी। ओसीआई का इस्तेमाल कब होता है, एसेट को अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यू करते वक्त। जिस वक्त रिवैल्यूशन की एंट्री बन रही है, एसेट डेबिट हो रहा है, सरप्लस क्रेडिट हो रहा है, या एसेट क्रेडिट हो रहा है, सरप्लस डेबिट हो रहा है, उस वक्त हम ओसीआई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये बात भी ध्यान में रहेगी। और दूसरा, अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा हो तो उसके डिस्पोज ऑफ होते वक्त उस पार्टिकुलर एसेट का जितना भी रिवैल्यूशन सरप्लस होगा उसको आप सरप्लस से डेबिट करके रिटेन अर्निंग्स में क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, रिवैल्यूशन सरप्लस दो पॉइंट्स पर रिवैल्यूशन सरप्लस दो पॉइंट्स पर क्या होता है, रियलाइज होता है। एक, पर ईयर यूजेज, हम उसको खुद ही कंज्यूम करते हैं एसेट को यूज कर करके, या फिर हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करके उसको, क्योंकि एसेट को डिस्पोज ऑफ करते वक्त हमने एसेट की डब्ल्यूडी भी बढ़ाई हुई है रिवैल्यूएशन की वजह से, ज्यादा हमारा गेन जितने अमाउंट से कम आ रहा है वो गेन हमारे पास सरप्लस में पड़ा हुआ है। उस गेन को हम सरप्लस डेबिट करके रिटेन अर्निंग में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जितना भी उस एसेट का गेन पड़ा होगा जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि जाने वाले एसेट की आप जिस तरह अक्यूमुलेटेड डेप्शन, टोटल अक्यूम डेप्शन को डेबिट करके एलिमिनेट करते हैं या खत्म करते हैं, वैसे ही सरप्लस का बैलेंस तो टोटल होगा, लेकिन उस टोटल बैलेंस के अंदर जाने वाले एसेट का जितना भी रिवर्शन सरप्लस होगा वो डेबिट करके आप रिटेन अर्निंग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यस और ठीक है, ये बात भी ध्यान में रहेगी। अच्छा, अगला पॉइंट, क्या रीवैल्यूड एसेट इम्पेयर हो सकता है। अगर कोई रीवैल्यूड एसेट इम्पेयर्ड हो तो फिर उसका इम्पेयरमेंट लॉस उस वक्त तक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा जब तक उसका सरप्लस मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक एसेट की डब्ल्यू डी 120 मिलियन है, वो एसेट 20 मिलियन से रीवैल्यू हुआ है।
उस पे इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 30 मिलियन का, यानी उसका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 90 मिलियन है, तो उस पे इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 30 मिलियन का। अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 20 मिलियन से, एसेट क्रेडिट 20 मिलियन से। इस तरह सरप्लस मुकम्मल तौर पे खत्म होने की वजह से क्या होगा, सरप्लस मुकम्मल तौर पे खत्म होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, सरप्लस मुकम्मल तौर पे खत्म होने की वजह से ये होगा कि वो एसेट अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर आ जाएगा। ठीक है, जब वो एसेट अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगा तो आने के बाद जो उसके ऊपर फर्दर आप एस को नीचे लाएंगे वो आपका असल में इम्पेयरमेंट लॉस है, जो 100 से 90 पे लाएंगे। तो फिर जो 100 से 90 पे लाने की एंट्री है वो एंट्री क्या बनेगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। और फिर ये जो इम्पैक्ट आएगा 10 मिलियन का जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यस और नो। तो एक रीवैल्यूड एसेट को इम्पेयर करने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच लीजिएगा कि कहीं उसका सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ आपके पास। ये बात भी ध्यान में रहेगी आपको। अच्छा जरा रिकॉल करें, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, जल्दी बताइए रिकवरेबल अमाउंट किसको कहते हैं। हम बोलेंगे रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ एन एसेट्स वैल्यू इन यूज और फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यस और नो। एक एसेट की वैल्यू इन यूज और फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से जो हायर होगा वो क्या बनेगा बेटा, रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। यस और नो। अब सवाल यहाँ पे क्या उठता है, वैल्यू इन यूज क्या होती है जरा बताइए, वैल्यू इन यूज क्या होती है जरा बताइए। इस एसेट को जो प्रेजेंट कंडीशन है इसमें इस्तेमाल करके जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट होंगे उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाए तो उस प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू इन यूज। और उन टोटल इनफ्लोज के अंदर उस एसेट को यूज करने के बाद और लाइफ के एंड पर उसको डिस्पोज ऑफ करने से जितने इनफ्लोज जनरेट होंगे सब शामिल होंगे। ठीक है, तो अगर हम उन तमाम इनफ्लोज के निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू, तो फिर वो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो वैल्यू इन यूज कहलाएगी। उस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए जो हमें इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल करना है उसको हम बोलेंगे प्री टैक्स रेट, प्री टैक्स रेट। तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है बिटवीन पोस्ट टैक्स एंड प्री टैक्स रेट। फॉर एग्जाम्पल पेपर के अंदर आपके पास एक रेट आता है 9%, इसको बोलता है पोस्ट टैक्स, और एक रेट आता है 12%, इसको बोलेगा प्री टैक्स। तो आप डिस्काउंट करने के लिए कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे, प्री टैक्स रेट। अब आप बोलेंगे सर ये प्री टैक्स रेट हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, देखें किसी भी इन्वेस्टमेंट को परफॉर्म करने के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो जो लोन लेकर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लोन पर जो आप कॉस्ट बेयर करते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट होती है, और फाइनेंस कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो टैक्स एक्सपेंस से पहले आती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट आपने इस्तेमाल करना है वो इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स रेट होना चाहिए। ठीक है, एसेट की फाइनेंसिंग थ्रू लोन भी हो सकती है, यानी थ्रू, यानी इसका मतलब क्या, आसान लफ्जों में अगर मैं इसको आईएस उससे रेशियो से कनेक्ट करूं तो एसेट की फाइनेंसिंग थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमारी इक्विटी भी आती है और लॉन्ग टर्म डेट्स भी आते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए भी हम प्रॉफिट जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, अगर याद हो आप तो याद रखिएगा। अगर कहीं पर भी आपको कैश फ्लोज कैलकुलेट करने पड़ जाएं तो ये कैश फ्लोज भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे, मतलब रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ठीक है जी। ये क्या बात हो गई, आप कह रहे हैं तो यही होगा बेटा। ये आपकी बात मुझे समझ नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। पेपर तो इंशाल्लाह बेटा अल्लाह पास करवाएगा। बेशक। ठीक है। वो मजाक करने बैठा हुआ है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है। अब जब आप IS-36 पढ़ते हैं तो आपको वहां पर इम्पेयरमेंट की इंडक्शन क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट की इंडिकेशंस मिलती हैं। ठीक है। ये इंडिकेशन आपके पास जो है वो IS-36 के अंदर मौजूद है। आप क्या करेंगे, इन केस आपके पास कोई सवाल आता है थ्योरेटिकल, तो आप IS-36 ओपन करके इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। कोई MCQ अगर आता है, ठीक है, ओपन बुक एग्जाम के अंदर अगर आईएफआ से रिलेटेड, जो IFRS से रिलेटेड MCQs होंगे, उन MCQs के सही आंसर्स तक आपको पहुंचने के लिए, अगर आप बिल्कुल सही आंसर पिक करना चाहते हैं तो आप IFRS उसको ओपन करके उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब इंडिकेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी पेयर है, उसकी कोई आपको अलामत मिल रही है। एक अलामत मिल रही है एक्सटर्नल सोर्सेज से, और एक अलामत मिल रही है इंटरनल सोर्स से। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है, वो एसेट डैमेज हो गया है। ठीक है जी। आपने उस बिजनेस यूनिट को डिसकंटिन्यू या क्लोज करने का फैसला कर लिया, ब्रांच बंद करने का फैसला कर लिया। ठीक है। एसेट की रिमेनिंग लाइफ में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है। आपके रेवेन्यूज जो हैं वो क्या हो गए, डिक्लाइन कर गए। तो ये तमाम तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं किस चीज को, ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं किस चीज को, कि आपका एसेट जो है वो इम्पेयर हो सकता है। ये इंटरनल इंडिकेशन अलामात है। बीमारी की अलामात होने का मतलब नहीं है कि बंदा बीमार हो। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और कुछ आपके सामने क्या है, एक्सटर्नल इंडिकेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जो एसेट आपके यूज में है, उसकी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन कर रही, वो टेक्नोलॉजिकली क्या हो गया, एसेट ऑब्सलीट हो गया है। जब गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पे आपका पॉलीथीन बैग्स का प्लांट था, आपका पॉलीथीन बैग्स का प्लांट था, आप शॉपर बनाते थे, शॉपर शॉपर। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, उस शॉपर को बैन कर दे, तो बैन करने से क्या होगा, बताओ भाई, जवाब दो यार। बैन करने से क्या होगा, आप पॉलीथीन बैग्स बनाते हैं और गवर्नमेंट ने कहा भाई पॉलीथीन बैग्स बंद, अब खत्म, तो क्या हो गया, बिजनेस रुक गया ना। मतलब तो जो मशीन आपने इंस्टॉल की हुई थी, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये क्या है, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। तो जैसे ही कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट मिलेगी आप क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। कंपनीज नेट एसेट हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू देन द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं, नेट एसेट्स से मुराद क्या है, कंपनी की जो बुक वैल्यू पर शेयर है, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आती है, कंपनी की इक्विटी को डिवाइड करने से नंबर ऑफ शेयर्स के दरमियान। तो कंपनी की जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो कंपनी की मार्केट वैल्यू पर शेयर से क्या है, ज्यादा है। यानी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू कम है और बुक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो इसकी क्या वजह है, मार्केट में शेयर्स की वैल्यू गिर रही है लेकिन बुक वैल्यू पर शेयर क्या आ रही है, हाई आ रही है। तो ये भी इंडिकेशन ऑफ एम्पेयरमेंट है कि कंपनी के एसेट्स जो है वो ओवर वैल्यू हुए हैं। याद रहेगी बात या नहीं? ठीक है। अच्छा, उसके पास अगर बुक ना हो तो वो उधर इन्विजिलेटर को बोल के किसी स्टूडेंट से बुक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से मुताल्लिक जो थ्योरेटिकल सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, तो मैं मतलब वो चीजें बता रहा हूँ जो आप ओपन बुक एग्जाम का फायदा उठाते हुए लिख सकते हैं या एमसीक्यू भी बता सकते हैं। भाई सब अरीब से ही क्या करेंगे, एग्जामिनर को बोले जहाँ अरीब बैठा है वहां से अरीब से क्या करें, सब किताब शेयर करें। अगर अरीब एग्जाम में दावा करे कि किताब उसकी अपनी है तो आप बता दें कि किताब के ऊपर एक इदारे की स्टैंप लगी हुई है, तो ये किताब नहीं है उसकी। हाँ बेटा, इंशाल्लाह FAR 2 के लिए भी ये चाहिए होगा, गुलाम हुसैन बेटा। अब अगली ये टाइम मेरे ख्याल से आप किसकी देना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक है। सी फैक्ट, वेरी गुड, जबरदस्त। तो अगली नहीं ना, पहली टाइम कराएगी ना बेटा। अच्छा, अब आप IFRS ओपन करके ये वॉल्यूम ए है, वॉल्यूम ए का मतलब क्या है, वॉल्यूम ए लेकर जाएं और जिसके अंदर इलस्ट्रेशन हो वो वॉल्यूम लेकर जाएं, जिसके अंदर ISS की इलस्ट्रेशन हो, IFRS की। मेरे ख्याल से वॉल्यूम B2 होगा जिसमें क्या कहते हैं, IS की इलस्ट्रेशन हो। बहरहाल, तो पैराग्राफ नंबर 73 आप मार्क कर लीजिएगा कि ये IS 16 के तहत बनने वाले डिस्क्लोजर है कि एक एंटिटी जो है वो अपने नोट टू द अकाउंट के अंदर क्या कुछ डिस्क्लोज करे। ठीक है। द मेजरमेंट बेसिस ऑफ यूज फॉर डिटरमाइनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किस बेस पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के तहत या रिवैल्यूएशन मेथड के तहत क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। मेथड ऑफ डेप्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, एसेट की यूजफुल लाइफ या रेट ऑफ डेप्शन क्या है। ठीक है जी। रिकंसिलेशन और ये सारी बातें नोट्स बनाते वक्त मैंने आपको बताई थी। ठीक है। तो नोट्स का अकाउंट बनाते वक्त ये सारी बातें हम इंडिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी MCQ आ जाता है। उस MCQ के अंदर जो है वो आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तहत बनने वाला डिस्क्लोजर नहीं है, तो 3 आंसर वो होंगे जो इस लिस्ट में होंगे और एक आंसर ऐसा होगा जो इस लिस्ट में नहीं होगा। तो आप इस लिस्ट को पढ़कर उस एक आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। द सेम इज द केस विद,
ठीक है। आई स्टडी सिक्स के हवाले से जो आपसे बेसिक लेवल का सवाल हो सकता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आई स्टडी से इम्पेयरमेंट शो करता है, लेकिन दो इम्पेयरमेंट ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई है लेकिन वो आई स्टडी सिक्स में कवर नहीं होती। एक इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट, दूसरी अकाउंट रिसीवेबल यानी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो उसकी इम्पेयरमेंट जो है वो आई 36 में कवर नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बैड डेट भी इम्पेयरमेंट ही है। अगर डेटर का वैल्यू 1 लाख रुपए है और उसकी रिकवरी 90,000 रुपए, तो आप क्या करेंगे, 10,000 से बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे, तो बैड डेट जो है डेटर की इम्पेयरमेंट है। इन्वेंट्री की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, एनआरबी 90,000 रुपए है, तो इन्वेंट्री को आप 1 लाख से 90,000 पे लेकर आएंगे। तो इस तरह आप इन्वेंट्री को भी इम्पेयर कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप लफ्ज इम्पेयरमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आपको याद हो। ये बातें सारी आपसे शुरू में डिस्कस हुई। तो ये डेफिनेशन वाला एरिया चल रहा है। जब आप पैराग्राफ नंबर 12 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट मिल जाएगी। फिर उसके बाद उसके नीचे आपको इंटरनल इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट मिल जाएंगे। तो अगर पेपर में इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट के मुताबिक कोई सवाल आता है, कोई एमसीक्यू आता है, तो आप इन पैराग्राफ के जरिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। और IS 23 सबसे छोटा स्टैंडर्ड था, मैंने आपको पढ़ाया भी स्टैंडर्ड से था, अगर आपको याद हो। बोरिंग कॉस्ट क्या है, बोरिंग कॉस्ट में क्या कुछ शामिल है, कौन कौन से एसेट क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं, इनमें से क्वालिफाइंग एसेट के बारे में पैराग्राफ नंबर 7 लिखा हुआ है। फिर बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो दो हिस्से थे उसके। कि बोरिंग कॉस्ट जो कि स्पेसिफिकली इनकर हुई है बाय एक्वायरिंग स्पेसिफिक लोन, उसमें हम एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं। और अगर बोरिंग कॉस्ट जो है वो थ्रू जनरल फंड इनकर हुई है, तो उसके अंदर हम रेट अप्लाई करते हैं किस पर, एक्सपेंडिचर के ऊपर। और उस रेट का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट। और कैपिटलाइजेशन रेट जो होगा वो वेटेड एवरेज बोरिंग के थ्रू कैलकुलेट होगा, जिसमें स्पेसिफिक बोरिंग शामिल नहीं होगी। ये तमाम बातें आपको याद होंगी। अगर कुछ इसके मुताबिक एमसीक्यूज हैं। If a fair valueless cost to sell cannot be determined, the asset is not impaired, the recoverable amount is value in use, the net realizable value is used, the carrying value of the asset remains the same. अगर किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप मेजर नहीं कर सकते, तो आप उसकी वैल्यू इन यूज को ही क्या मान लेंगे, उसका रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है जी। Which two of the following could be an indication that an asset may be impaired according to IS 36? ठीक है, इनमें से कौन सी दो इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट हो सकती है? तो अगर आप कहते हैं डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, तो भाई इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से तो प्रेजेंट वैल्यू क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यूज ऑफ द एसेट। ठीक है। उसके बाद अगर आपके एसेट्स की मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि शेयर की मार्केट वैल्यू में इजाफा हो रहा है, तो ये भी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपका एसेट क्या हो गया है, डैमेज हो गया है,
या आपका बिजनेस का कोई ऑपरेशन आप डिसकंटिन्यू करने लगे हैं, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। इसका जवाब सी और डी है। I-36 impairment asset contains number of examples of internal and external events which may indicate the impairment of an asset। I-36 जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स देता है जिसको इसको इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेशन कहा जाता है। तो पैराग्राफ ओपन करके आप इनमें से पहचान सकते हैं। तो कहता है इन अकॉर्डिंग विद I-36 which of the following would definitely not be an indicator of the potential impairment। इनमें से कौन सा इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं है, ये आपने पहचानना होगा। ठीक है, रीडिंग टाइम में IFRS ओपन कर सकते तो हैं, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। तो IFRS तो आपके साथ ही पड़ा हुआ है। A fire at the factory on 1st October 2016 damaged the machine। सर जाहिर सी बात है, इम्पेयरमेंट आमतौर पर आप चार्ज करते हैं ईयर एंड पर। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट आएगा उसको मैच करना होता है किससे, रिकवेबल अमाउंट से। तो ईयर एंड पर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने से पहले आप एसेट को डेप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। A fire at the factory on 1st October 2016 damaged the machine, leaving it with a lower operating capacity। The accountant considered that the entity will need to recognize an impairment loss in relation to this damage। The accountant has ascertained the following information at 1st October 2016। कैरिंग अमाउंट मशीन का कितना है, 60,750। एन इक्विवेलेंट न्यू मशीन वुड कॉस्ट 90,000 रुपये। अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो नई मशीन 90,000 की आएगी। द मशीन could be sold in its current condition for a gross amount of rupees 45,000। Dismantling cost would be 2,000। यानी इसको अनइंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे 2,000 से। तो 45,000 में से आप 2,000 क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आपकी फेयर क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो होगी वो 43,000 बन जाएगी। In its current condition, the machine could operate for 3 more years, which gives it a value in use figure of rupees 38,685। यहाँ पर वैल्यू इन यूज जो कि प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाल के दी गई है, डिस्काउंटेड इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वैल्यू इन यूज 38,685 है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो 43,000 है। तो इनमें से जो हायर होगा वो क्या बन जाएगा बेटा आपका, इनमें से जो हायर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, जल्दी बताइए। इनमें से जो हायर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, रिकवरेबल अमाउंट। और उसको मैच करना है आपने किससे, कैरिंग अमाउंट से। तो 60,750 को आप मैच करें 43,000 से। कैरिंग अमाउंट 60,750 है, रिकवरी 43,000 की है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है जरा बताइए। 17,750 का आपके पास क्या आएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। इस इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। अगर कॉस्ट मॉडल है, अगर ये एसेट रीवैल्यू हुआ हो तो जितना इसका सरप्लस होगा वो डेबिट होगा। तो अगर सरप्लस 20,000 है तो पूरे 17,750 रुपए जो है वो सरप्लस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर सरप्लस 10,000 है तो सरप्लस 10,000 से डेबिट होगा, बाकी 7,750 रुपए जाएंगे इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह इस चीज का इम्पैक्ट आ रहा है, ख्याल रखिएगा कि एसिड रीवैल्यूड है या नहीं। A machine has a carrying amount of rupees 850,000, 850,000
at year end of 31st March 2019. Its market value is rupees 780,000 and cost of disposal is estimated at rupees 25,000. 7,80,000 माइनस 25,000 डिफरेंस निकाल लीजिए। 7,80,000 माइनस 25,000 डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 7,55,000 आपकी हो जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। A new machine would cost rupees 1.5 million. The company which owns the machine expect it to produce cash flows of 300,000 per annum for next 3 years. 3-3 लाख के 3 फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। उन 3 कांस्टेंट कैश फ्लोज की आप निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू कितने परसेंट पर, 8% पर। कैसे निकालेंगे आप वैल्यू इन यूज? दो 2020 का कैश फ्लो होगा, 2021 का कैश फ्लो होगा और 2022 का कैश फ्लो होगा। और वो कैश फ्लो कितना होगा? 3 लाख का। 3 लाख का और 3 लाख का। उसको हमें डिस्काउंट करना है 1.08। इसको 2020 से 2019 पे लाना है, इसको 1 साल डिस्काउंट करना है। 1.08 की पावर -2 और 1.08 की पावर -3। ठीक है, आई 16 पढ़ाते वक्त मैंने आपसे ये इम्पेयरमेंट के कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस किए। अच्छा, यहाँ तक बताइए आंसर क्या आता है? 3 लाख इंटू 1.08 की पावर -1, बताइए। 3 लाख इंटू 1.08 की पावर -2 और 3 लाख इंटू 1.08 की पावर -3। यानी इनको डिस्काउंट करते वक्त इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आज। पहले का आंसर बता रहे हैं, टोटल आंसर बता रहे हैं। चले वो आप पेपर में लिखते रहिएगा। अभी हम टोटल आंसर निकाल लेते हैं। और टोटल आंसर हम एनयूटी के जरिए भी निकाल सकते हैं वैसे बाय द, क्योंकि अगर रेवेन्यू कांस्टेंट है तो एनयूटी का फॉर्मूला भी काम कर सकता है। आप भी टोटल निकालना है, मैं अपने तरह से टोटल निकाल लेता हूँ। इंटू 1 माइनस 1.08 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.08। टोटल आ रहा है 773,129। ठीक है जी, 7,73,129। 7,73,129। ठीक है, ये आंसर आ गया। और ऊपर जो आपके पास आंसर था 7,80,000 -25,000, वो क्या था? 7,80,000 -25,000, वो आंसर क्या था बताइए भाई? वो आंसर था 7,55,000। तो इन दोनों में से हायर आंसर कौन सा है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का आंसर हायर है या वैल्यू इन यूज का आंसर हायर है? जो आंसर हायर होगा वो क्या बन जाएगा बेटा? रिकवरेबल अमाउंट। जो आंसर हायर होगा वो क्या बन जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट। बेटा बताएं कौन सा आंसर हायर है? 7,73,129 वाला आंसर हायर। कैरिंग अमाउंट ये है, तो 8,50,000 को इससे क्या करवा दें? मैच करवा दें। 8,50,000 इससे मैच करवा दें। डिफरेंस क्या हो जाएगा? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरी कम है, तो एसेट क्या हो गया? इम्पेयर हो गया। कितने से इम्पेयर हो गया?
76,871। याद रहेगा आप लोगों को? अब ये सवाल अगर आप देख लें, Naveed Limited has an item of plant which has carrying value of rupees 1.8 million as at the end of the year 30 December 2020। इन 18 लाख रुपए कैरिंग वैल्यू है दिसंबर 2020 के एंड पर। It has undergone an impairment review and the following estimates were produced. Fair value of plant 1.4 million, cost to sale 2% of selling price। तो आप क्या करें, इसका आप निकाल लें 98%। इसका 98% क्या बन जाएगा आपके लिए? इसका 98% क्या बन जाएगा आपके लिए? बेटा जवाब दे दे। 1,372,000। इसको बोलेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है वैल्यू इन यूज से। और वैल्यू इन यूज निकालने के लिए आपको लिखा हुआ है कि इस एसेट को यूज करके आप इतने रेवेन्यू जनरेट करेंगे और इतनी कॉस्ट आप खर्च करेंगे। तो रेवेन्यूज और कॉस्ट का डिफरेंस निकाल के आपका नेट इनफ्लो होगा। उसी नेट इनफ्लो की आपके निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप जरा देखें तो मैं आपके सामने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, टोटल 3, यानी आज आप जहाँ खड़े हैं उसके बाद उसकी लाइफ कितनी है? मजीद 3 साल। तो किसी भी एसेट को इम्पेयर करने के बाद हम उसको डेप्रिशिएट करने के लिए कौन सा वाला वे इस्तेमाल कर रहे होंगे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाला फॉर्मूला। रीवैल्यू करने के बाद, इम्पेयर करने के बाद हमें जब फर्दर डेप्शन चार्ज करनी है तो हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं वैल्यू इन यूज। रेवेन्यूज 9,60,000, 8,80,000, ये ग्रॉस इनफ्लो है हमारा, और 7 लाख। इस रेवेन्यूज को कमाने के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनका करने पड़ेंगे। कितने? 2,40,000, 2,20,000, 2,90,000। ठीक है जी, तो नेट इनफ्लो कितने हो गए हमारे पास बेटा? 9,60,000 माइनस 2,40,000, 7,20,000, 8,80,000 माइनस 2,20,000, 6,60,000, और 7 लाख माइनस 2,90,000, 4,10,000। ओके जी।
और आखिरी इनफ्लो जो होगा वो आपका एसेट बेचकर होगा कितना, 50,000 एज इट इज। उसको भी आप इसमें शामिल करने कितना, 50,000। तो ये मिलकर आपका आखिरी इनफ्लो जो होगा वो कितना बन जाएगा, 4,60,000। अब ये आपका एसेट जो इनफ्लो कमा के देगा, इसकी आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर। और इसकी आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू यहाँ। 7,20,000 इंटू 1.1 की पावर -1, 6,60,000 इंटू 1.1 की पावर -2, और 4,60,000 इंटू 1.1 की पावर -3। इनके आंसर बता दीजिए आप। 6,54,545। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर, दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू बेटा 5,45,454। और तीसरे का आंसर 3,45,604। सम कर दें इसका। 1,545,605। ठीक है, ओके। ये बन जाएगी आपकी वैल्यू इन यूज। तो फेयर वैल्यू, अब आप क्या कर रहे हैं, लिख दिया आपने इसमें कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, 1,800,000। इसमें से लेस करवाना है रिकवरेबल अमाउंट, जो कि दो में से कोई एक बनेगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो थी वो कितनी, 1,400,000 का 98%। 2% सेलिंग एक्सपेंस निकालने के बाद कितना आंसर बताया था आपने इसका, 1,372,000। और नंबर 2, वैल्यू इन यूज जो हमने ऊपर निकाली हुई है, कितनी, ₹1,545,605। तो हायर ऑफ अबव, इन दोनों में से जो क्या होगा, हायर होगा, वो कहलाएगा आपका रिकवेबल अमाउंट, 1,545,605। तो 1.8 मिलियन कैरिंग अमाउंट है, रिकवरी इतनी है
डिफरेंस व्हाट इम्पेयरमेंट लॉस। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए, इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद एसेट का कैरिंग अमाउंट एग्जैक्टली रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो जाता है। तो अगर बैलेंस शीट में पुट करना तो डायरेक्ट रिकवरेबल अमाउंट पुट कर सकते हैं, अगर आपको याद हो। कितने से इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है? 254,395। ठीक है जी। तो उम्मीद है बेटा ये तमाम चीजें आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, तो मैंने आपको इम्पेयरमेंट के लेक्चर प्रोवाइड कर दिए थे, अगर आपको याद हो तो। ये सवाल किया हुआ आपने इंडस फार्मा वाला? सबने किया हुआ बेटा इंडस फार्मा वाला सवाल, गवर्नमेंट ग्रांट का। अच्छा, आप ये बताइए, आप में से वो क्या कहते हैं बनी वाला सवाल, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी और बोरिंग कॉस्ट भी, जो मैंने आपको पहले सेंड कर दिया था वीडियो के अंदर, वो कितने लोगों ने कवर किया हुआ है? बेटा जो लिस्ट थी उसके अंदर IS-20 एंड 23 साथ लिखा हुआ है, जो आपके ग्रुप पे मैंने लेक्चर की लिस्ट सेंड की। उसमें IS-20 और IS-23 का जो नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बहरहाल, अब एक दफा हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कन्वर्जन को रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप किसी भी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने लग रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हैसियत से कोई सा भी मॉडल इस्तेमाल करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पहले उस प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करना होगा बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर आप उसको ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 100 मिलियन है कैरिंग अमाउंट आज, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120 मिलियन है, और आज वो प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो आप पहले उसको 100 से 120 पे लाएंगे बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आप एंट्री बनाएंगे 20 मिलियन से पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट थ्रू OCI। याद है? फिर अब उसको आप ट्रांसफर परफॉर्म करेंगे। अब एंट्री बनाएंगे पीपी क्रेडिट 120 से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 120 से। फिर उसके बाद जो भी अब सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन होने के बाद जो सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट होगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। यस और? अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवैल्यू करते वक्त उसकी एक्यूमुलेशन एलिमिनेट करना नहीं भूलेंगे ना, मैंने अभी एंट्री बता दो दी है, लेकिन आपका प्रोसीजर एलिमिनेशन वाला भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या बनाने लगे हैं, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तब भी आपको देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वाले मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो पहले आप उस प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करें बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसकी कैरिंग वैल्यू आपके पास 100 मिलियन है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस पर 120 मिलियन है।
तो आप पहले उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 100 से 120 पे लाएं। आप एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 20 से, फेयर वैल्यू गेन ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑफ अकाउंट करंट 20 से। इस तरह वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 120 मिलियन पे आ गई है। अब उसको आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कर दिया। याद रहेगा बेटा? रिस्पॉन्स प्लीज। अब उसके बाद भले आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई सा भी मॉडल फॉलो करें। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेंट्री का जो भी करेंगे अमाउंट होगा उसको आप कन्वर्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। और फिर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप उसको बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या कर लेंगे, रीवैल्यू कर लेंगे। मतलब एक इन्वेंट्री जिसकी कैरिंग वैल्यू 100 मिलियन। अब आप उस इन्वेंट्री को ऑनर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो अब इन्वेंट्री क्रेडिट कर दें 100 से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दें 100 से। अब ईयर एंड पर उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 120 है, तो आप क्या करें, उसको बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीवैल्यू कर दें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दें 20 से, फेयर वैल्यू गेन थ्रू प्रॉफिट ऑफ अकाउंट ऐड कर दें 20 से। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो कि रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करती है, उसको आप इन्वेंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप उसको रीवैल्यू करें बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर उसको आप इन्वेंट्री में कन्वर्ट करें। अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 100 मिलियन पर है आपके पास, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120 है, तो आप पहले एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 20 से डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अब ये बैलेंस 120 हो जाएगा। आप इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे इन्वेंट्री में। एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट। लेकिन याद रखिएगा जब आप इन्वेंट्री में इसको डेबिट कर चुके हैं तो आपको एक काम और करना होगा, आपने इसका नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकाल कर इसको मैच करना होगा। ठीक है, इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट और एनआरवी इन दोनों में से लोअर होनी चाहिए, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जहाँ तक मैं इसको एंड करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सुबह पेपर आसान होगा आपका। ठीक है, मैक्सिमम सॉल्व कीजिएगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की तरफ जाइएगा। आपके सामने आज जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाई है खासतौर पे IE8 के साथ, उसके अंदर आपने देख लिया कि मैं क्वेश्चन में IE8 सॉल्व करने की तरफ फोकस कम था और मेरा पूरा स्ट्रक्चर बनाने की तरफ फोकस ज़्यादा था। इस तरह हर क्वेश्चन में जो हिस्सा आपको आता है वो आपने कर देना है, ताकि आपको उसके मार्क्स मिल जाए और 50 नंबर आपकी कहीं से भी क्या हो जाए, पूरे हो जाए। ठीक है, इन बातों को आपने क्या करना है, लाइट नहीं लेना। मतलब जो मैक्सिमम हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो जो जहाँ समझ में आ रहा है तो जो कुछ करने को वो आप कर दें, बस सोचे मत, बाकी अल्लाह पे छोड़। तो अटेम्प्ट मैक्सिमम आपका मेन पॉइंट यही है कि आपने पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है और बुनियादी गलतियों से बचना है। मतलब बिल्कुल ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है। ठीक, और IFRS जो आपके साथ अगर है तो उसको ओपन करने से आपने घबराना नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप एग्जाम में की किताब ओपन करें। ठीक है, बिना झिझक क्या करेंगे, आप एग्जाम में किताब ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपने घबराना नहीं और आपने शर्माना नहीं। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो बेटा जरूर पेपर पास होगा। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आपने जो कुछ भी रिवाइज किया है, अगर आपने वो पिछली वीडियोस जो मैंने भेजी हैं वो सारी देखी हैं, उसमें इम्पेयरमेंट भी कवर हुई हुई है, कैश फ्लो के अलग से 4 लेक्चर्स मैंने भेजे थे, अगर आपने वो भी कवर किए थे तो कैश फ्लो का टॉपिक भी आपका कवर हुआ होना चाहिए। हाँ, इस रिवीजन के अंदर मैं आपको कैश फ्लो नहीं करवा सका क्योंकि कैश फ्लो काफी टाइम ले जाता, लेकिन अगर उन 4 वीडियोस जो आपको ऑलरेडी सेंड की है उसमें अगर आपने कैश फ्लो कवर कर लिया है, ठीक है,
तो फिर कैश फ्लो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टुमारो, और आपको कैश फ्लो की तैयारी अच्छी तरह करनी चाहिए। अगर कैश फ्लो अगर बाकी है बेटा, तो आप जरा सुबह के वक्त कैश फ्लो को अच्छी तरह देखकर फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। तो कैश फ्लो बनाते वक्त हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपका है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम, और डेप्शन हम एड बैक करवाएंगे, इम्पेयरमेंट हम एड बैक करवाएंगे, ठीक है, रिवर्शन गेन अगर है तो लेस करवाएंगे, ठीक है। कोई सा भी जो एक रीजनल टाइम का सवाल है, कैश फ्लो 15 से 20 नंबर का आपके पास आ सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड से भी आ सकता है, ख्याल रखिएगा इस बात का। तो कैश फ्लो IAS 16 के नोट, ठीक है, और रेशियोज के फॉर्मूले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज, इनको जरा आप रिकॉल करते हुए जाइए। कैश फ्लो में सबसे पूछ रहा हूँ, देखिए बट आपने कैश फ्लो ही नहीं देखा अब तक। बस अगर आपने कैश फ्लो कवर कर लिया तो फिर इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। खुद से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कैश फ्लो के बगैर हेल्प लिए, ये डिपेंड करता है इस बात पे, ठीक है। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।